चलो भाई, इधर देखो सभी लोग, कुछ लिखने की जरूरत नहीं, इधर सिर्फ ध्यान दो। दो बिजनेसेस यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, एक है ए और एक है बी, ठीक है। इसके सेल्स है और इसके भी सेल्स है, इसके एक्सपेंस है, इसके भी एक्सपेंस है। मुझे बताओ कौन सा बिजनेस बढ़िया कर रहा है, कौन सा बिजनेस बढ़िया है, कौन बिजनेस बढ़िया से कर पा रहा है? बी बढ़िया से कर रहा है। प्रॉफिट कितना बताया आप? प्रॉफिट आप देख रहे हो ना, इसका प्रॉफिट कितना और इसका प्रॉफिट 2 लाख। कौन सा बढ़िया बिजनेस कर रहा है? बी बढ़िया बिजनेस कर रहा है, ठीक। अगर मैं इसमें एक इंफॉर्मेशन ऐड कर दूं, इंफॉर्मेशन ये है, सभी लोग इंपॉर्टेंट है। इंफॉर्मेशन ये है कि ये जो है ये कैश सेल्स करता है भाई, कैश सेल्स, कैश सेल्स करता है। और ये क्या करता है? क्रेडिट सेल्स, ठीक, ठीक है। तो इसको ये 3 लाख रुपए जो है, ये जो क्रेडिट पीरियड दे के रखा है ये है 90 डेज। इसको पैसा कब मिलेगा? 90 डेज के बाद, ठीक। इसको कब मिलेगा? आज, T1 T0, आज के आज इसको पैसा मिल जाएगा, ठीक। ये जो उधारी जो है, इसके इसके जो खर्चे हैं, इसमें ये 60 डेज का क्रेडिट लेता है। कितने दिन का क्रेडिट लेता है ये? 60 डेज, मतलब पैसा कितने दिन बाद देना है? 60 दिन बाद। और ये जो है इसको 10 दिन का क्रेडिट मिलता है। पैसे कितने दिन बाद देना है? 10 दिन में पैसे देना है। अब बताओ कौन अच्छा बिजनेस कर रहा है, कौन अच्छा बिजनेस कर रहा है? ए अच्छा बिजनेस कर रहा है बोल रहे हो। डिस्पाइट डिस्पाइट अर्निंग लेस प्रॉफिट देन बी, आप लोग ये बोल रहे हो कि ए अच्छा बिजनेस कर रहा है। क्या देख के बोल रहे हो? क्या देख के बोल रहे हो? इसके पास आज के आज पैसा है, 2 लाख रुपया आज के आज है, और देना कब है? 60 दिन बाद। तो 2 लाख रुपया 60 दिन ये रख सकता है, और उसमें 4 बार और सेम सेल्स कर सकता है। हम्म। और ये जो है, इसको पैसा एक खुश तो हो गया, बढ़िया 3 लाख का सेल कर दिया, 3 लाख का सेल कर दिया, लेकिन पैसे कब मिल रहे हैं? 3 महीने बाद। और जिससे उधारी में खरीदा है उसको देना कितने दिन में? 10 दिन में। तो पहले इसके हाथ से 1 लाख रुपए जा रहा है, 10 दिन में इसके हाथ से 1 लाख रुपए चला जा रहा है, और इसके पास 2 लाख रुपया पड़ा हुआ है 2 महीने के लिए। तो आप लोग क्या देख के बोल रहे हो ए अच्छा बिजनेस कर रहा है? अब कि भैया कैश पोजीशन, ए का जो कैश पोजीशन है उसको देख के आप बोल रहे हो कि ए अच्छा बिजनेस कर रहा है। समझे इस बात को आप लोग? हाँ, आप ही लोग बताओ मेरे को, मैं आप लोग कुछ नहीं सिखाया हूं। तो यहाँ पे कैश पोजीशन आपने चेक किया और आपने बताया। तो हर बिजनेस में प्रॉफिट से ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग बताओ मेरे को, क्या बताओ आप लोग? प्रॉफिट भले ज्यादा हो, लेकिन प्रॉफिट से ज्यादा और एक भी चीज इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? कैश पोजीशन। प्रॉफिट निकालने के लिए आप 11th में पढ़ लिए ट्रेडिंग पी एंड एल अकाउंट, 12th में पढ़ लिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, है ना। लेकिन कैश निकालने के लिए कुछ पढ़े क्या आप? कैश निकालने के लिए आपने ना 11th में कुछ पढ़ा और ना 12th में अभी तक आपने कुछ पढ़ा। तो अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना के कंपनी के पास कितना कैश अवेलेबल है, क्या उसका कैश पोजीशन है, ये हम फाइंड आउट करेंगे। समझ में आ रहा है? कैश फ्लो स्टेटमेंट हम क्यों बनाएंगे? कंपनी का कैश पोजीशन क्या है, उसके पास कितना पैसा लिक्विड अवेलेबल है, ये हमको फाइंड आउट करना है। एक आध इंफॉर्मेशन और इसमें ऐड ऑन कर दूं मैं, मुझे बताना आप लोग। एक आध इंफॉर्मेशन और ऐड ऑन कर रहा हूं, इधर ध्यान देना सभी लोग। बी ने बी ने एक मशीन खरीदा, बी ने एक मशीन खरीदा, ठीक है, 5 लाख रुपए में, 5 लाख रुपए में मशीन खरीदा, जिसका पैसा इसको 1 महीने बाद देना है। जिसका पैसा इसको 1 महीने बाद देना है। ए ने भी एक मशीन खरीदा, ए ने मशीन खरीदा, इसका भी दाम कितना है? 5 लाख है, लेकिन ये इसको कैश में खरीदना पड़ रहा है, ये इसको कैश में खरीदना पड़ रहा है। अब बताओ
अब अगर बोलोगे तो इसके पास कैश एक्स्ट्रा कितने दिन के लिए पड़ा है? 1 महीने के लिए एक्स्ट्रा ये एंजॉय कर सकता है कैश को, कैश पोजीशन। और ये तुरंत जो है 5 लाख रुपए दे दिए। इसके पास आया कितना? 2 लाख, और देना कितना पड़ गया? 5 लाख अभी के अभी। कैसे देगा? दे पाएगा? मशीन खरीद पाएगा? मशीन नहीं खरीद पाएगा। लेकिन मशीन खरीदना ही है, कैसे कर देगा? लोन लेगा, उधारी लेगा। समझ में आ रहा है? हाँ। तो मशीन खरीदने से भी क्या हो गया? कैश आपका चला गया, लिक्विडिटी आपके हाथ में नहीं है। समझ में आ रहा है? हाँ। तो ऐसे बहुत सारे चीज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में जिसके कारण कैश का पोजीशन चेंज होता है। तो इन सभी चीजों को हमको एनालाइज करना। ठीक है, आपके सिलेबस में कैश फ्लो स्टेटमेंट जो सब्जेक्ट है, चैप्टर है, इसमें आपको बताया जाएगा। सर, एक तो कैश फ्लो स्टेटमेंट फुल फ्लेज एक क्वेश्चन होगा। इसके अलावा इसके 3 अलग अलग हिस्से भी होते हैं। एक होता है आपका कैश फ्लो पोजीशन फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। दूसरा होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और तीसरा होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो बिजनेस में ये 3 टाइप के काम जो है करते हैं अपन। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इन तीनों चीजों में पैसे जो है फंसते हैं और कैश का जो है बेसिकली पोजीशन चेंज होता रहता है। तो हमको ये तीनों तरीके से कैश फ्लो जो है वो अपने को कैलकुलेट करना रहेगा, और फाइनली एक फाइनल कैश फ्लो स्टेटमेंट अपने को बनाना रहेगा। ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है 2 टाइप का बनता है। एक होता है डायरेक्ट मेथड और एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। आपके सिलेबस में जो है वो सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है। इनडायरेक्ट मेथड में कैसे बनाया जाता है वो अपन यहाँ पे अब सीखते हैं। ठीक है। तो इनडायरेक्ट मेथड बनाने के लिए पहले आपको सीखना पड़ेगा या फिर आपको रिकॉल करना पड़ेगा आपका बैलेंस शीट। ठीक है। स्केड्यूल 3 का बैलेंस शीट मेरे को बता सकते हो क्या आप लोग क्या क्या आता है? मैं देखिए, वैसे तो ये क्या बोलते हैं, वर्टिकल शेप्ड होता है। टी शेप अकाउंट नहीं बनाते, टी शेप बैलेंस शीट नहीं बनाते, बट अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए मैं यहाँ पे टी शेप बैलेंस शीट बना रहा हूँ। ठीक है। स्केड्यूल 3 का टी शेप बैलेंस शीट बना रहा हूँ अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए। लेकिन हम जानते हैं कि भैया पहले क्या आता है? लाइबिलिटीज, और उसके बाद एसेट्स आता है नीचे उसके। ठीक है। लेकिन अभी अंडरस्टैंडिंग के लिए अपन टी शेप्ड बना रहे हैं। इस साइड बताओ क्या आता है? लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज बोलेंगे सिर्फ कि और कुछ बोलेंगे? इक्विटी एंड लाइबिलिटीज सबसे मेजर हेडिंग रहता है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। और इधर क्या रहता है? इधर क्या रहता है? एसेट्स। ठीक है, इधर रहता है आपका एसेट्स। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के अंदर में पहला हेड क्या रहता है? शेयर होल्डर फंड्स। ठीक है। शेयर होल्डर फंड्स के अंदर पहला शेयर कैपिटल। ठीक है। शेयर कैपिटल के बाद रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है। फिर वारंट्स, शेयर वारंट्स भाई, वारंट्स। उसके बाद सेकेंड हेडिंग है आपका शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट सांपा। थर्ड है नॉन करंट लाइबिलिटीज। ठीक है। थर्ड है नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंदर पहला चीज लॉन्ग टर्म की शॉर्ट टर्म? लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। फिर क्या आता है? हैं? यस करेक्ट, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज। फिर आता है आपका लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। फिर आता है अदर लॉन्ग टर्म क्या? डेट, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। ठीक है। अदर नॉन करंट, जो भी है नॉन करंट या लॉन्ग टर्म, ठीक है, एक ही चीज है ना। बट लेकिन आप लोग को जो है बिल्कुल मिस्टेक नहीं करना है। ठीक है। फिर उसके बाद है आपका लास्ट हेडिंग क्या है? करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज के अंदर पहला शॉर्ट टर्म बोरोइंग।
उसके बाद ट्रेड पेबल, उसके बाद ट्रेड पेबल, फिर शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, और फिर हैं अदर करंट लाइबिलिटीज, अदर करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, देखिए ये बैलेंस शीट बिल्कुल याद रहना चाहिए आप लोग को, बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। अगर ये नहीं रटा हुआ है तो बुक 3 जो है सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट हो जाए आपके लिए, क्योंकि रेशियोज में भी यही बैलेंस शीट आपको याद करना है, कॉमन साइज कंपैरेटिव के लिए भी याद करना है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए भी आपको याद करना है। अगर आपको बैलेंस शीट याद है तो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना आसान पड़ेगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो अपने आप में इंडिविजुअली वो कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। ठीक है, अगर आपको ये चीजें के बारे में पता है कि कौन सा आइटम कहाँ आता है, किस नेचर का चीज है, तो कैश फ्लो बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, हाँ। तो आगे एसेट साइड में बताओ, एसेट साइड में पहला हेडिंग नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स के अंदर पहला है प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट एंड इनटैंजिबल एसेट्स। ठीक है, फिर उसके बाद प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, हाँ कुछ डेफर टैक्स एसेट्स। ठीक है, शायद सीक्वेंस चेंज हो रहा है बट ठीक है, डेफर टैक्स एसेट्स। फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, सीक्वेंस शायद चेंज हो रहा है, ठीक है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, और फिफ्थ क्या है अदर नॉन करंट एसेट्स, अदर नॉन करंट एसेट्स। 5 ही पॉइंट्स थे ना, 5 ही ना, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड आता है आपका करंट एसेट्स, करंट एसेट्स। ठीक है, करंट एसेट्स के अंदर क्या है, पहला पहला इन्वेंट्री, इन्वेंट्रीज, फिर ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स के बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, और है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड, ठीक है, सीक्वेंस चेंज हो गया है, ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, फिर अदर करंट, अदर करंट एसेट्स, और एक है इसमें छठवा भी है यार, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स भी है। ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट्स उधर भी है इधर भी है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस यहाँ पे शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस है। ठीक है, अदर करंट्स इधर भी अदर करंट्स, एक चीज आ गया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, ये चीजें नहीं। ठीक है, एक बार बुक 3 का अगर आपके पास नोटबुक है तो एक बार चेक कर लो बैलेंस शीट, क्या अपन सही बनाए हैं, बुक 3 का जो है नोटबुक चेक कर लो। ठीक है, कुछ मिस तो नहीं कर रहे हैं, कैश एंड पहले लिखे थे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, लिखे होंगे यार, चेक कर लो एक बार सारे पॉइंट्स अपन सीक्वेंस में लिखे हैं या नहीं। सीक्वेंस भले ना हो, आप एक बार चेक कर लो, हाँ सीक्वेंस भले ना हो लेकिन सारे पॉइंट्स है या नहीं वो देख लो। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, इधर ध्यान दो, जो लोग अभी अभी आए हैं कुछ मिस नहीं हुआ है, ठीक है, ध्यान से समझो। ठीक है, नया चैप्टर है, इस चैप्टर को हमको अगले 3 से 4 दिन में खत्म करना है। ठीक है, 3 से 4 दिन में चैप्टर को हमको खत्म करना है। ठीक है, हाँ तो उसके हिसाब से पढ़ना है। चलो अब इधर ध्यान दो, अब मेन मैं कैश फ्लो का जो है क्या बोल सकते हैं लेक्चर जो है स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अभी तक तो अपन रिवीजन करें, ठीक है, बैलेंस शीट क्या होता है वो समझें। ठीक है, अब इधर ध्यान दोगे,
बैलेंस शीट के जो अलग अलग वेरियस आइटम्स है वो अलग अलग चीज जो है वो दर्शाते हैं। ठीक है, जैसे बैलेंस शीट का ये जो पार्ट है, बैलेंस शीट का ये जो पार्ट है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज बेसिकली क्या है, इसको अगर मैं बोलूँ तो आपके आपके सिलेबस में पहले हमारे जब हम लोग पढ़ते थे तब था एक कैश फ्लो स्टेटमेंट के साथ साथ फंड फ्लो स्टेटमेंट भी। ठीक है, अब वो नहीं है आप लोग का। ठीक है, फंड फ्लो स्टेटमेंट मतलब क्या होता है कि पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है ये पता करना होता है। ठीक है, उस पर्टिकुलर चीज में। तो बेसिकली अगर मैं वही कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझाऊं तो ये क्या है, आपका इक्विटी शेयर कैपिटल से पैसा आता है कि जाता है? पैसा आता है, आप कैपिटल से पैसा रेस करते हो भैया, इक्विटी शेयर कैपिटल से पैसा रेस करते हो। ठीक, रिजर्व्स एंड सरप्लस में पैसा आता है कि जाता है? प्रॉफिट्स कमाते हो या गवाते हो, क्या होता है भाई? प्रॉफिट्स, उसमें भी पैसा आपके पास आ रहा है। ठीक है, पैसा आ रहा है। वारंट्स, वारंट्स तो कभी जनरली सभी जगह नील रहता है, और सांपा भी जो है वो नील रहता है। ये एक समझो एक लीगल रिक्वायरमेंट के कारण यहाँ पे है, अदरवाइज इसका कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं है। ठीक है, तो हमने देखा दो चीजें, शेयर कैपिटल और रिजर्व से पैसा आता है। ठीक, और लोन्स, बोरोइंग्स करते हो तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है? बोरोइंग कर रहे हो तो पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है भाई। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज ये हमने डिस्कस नहीं किया, अभी आपके सिलेबस के बाहर का चीज है, अभी अपन इसको करने की कोई जरूरत नहीं। प्रोविजंस या लॉन्ग टर्म जो लाइबिलिटीज है उसमें भी क्या है, आप पैसा नहीं दे रहे हो किसी को, बोरोइंग करके आप लाइबिलिटी बना रहे हो, मतलब अभी उसको पैसा दिए क्या? अभी पैसा नहीं दिए, अभी बोले मैं बाद में पैसा दूंगा। तो पैसा नहीं जाना मतलब भी क्या है, पैसा आना होता है। पैसा अगर नहीं जा रहा है मतलब भी पैसा आपके पास आया है, यही समझेंगे अपन। ठीक है, तो इतने ये जितने भी पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सब जो है ये सब क्या है, हमारे सोर्स ऑफ फंड्स है। सोर्स ऑफ फंड्स, पैसा आता है इन जगहों से, मेरे पास मेरे बिजनेस में पैसा आता है, सोर्स ऑफ फंड्स है। ठीक, और मैं प्लांट मशीनरी खरीदता हूं तो पैसा आता है कि जाता है? पैसा जाता है, प्लांट एंड मशीनरी में पैसा जाता है। इनटेंजिबल एसेट्स खरीदूंगा, कोई मैं सॉफ्टवेयर परचेज किया या गुडविल के लिए पैसा दिया, ये सब चीजों में पैसा मेरा जा रहा है। ठीक है, फिर इसकी तो ये तो अगेन ये रेगुलेटरी आइटम है, इसको छोड़ देते हैं। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, प्लांट मशीनरी या सॉरी प्लांट मशीनरी, शेयर्स या डिबेंचर्स, दूसरे कंपनी के शेयर डिबेंचर, लैंड बिल्डिंग ये सब खरीद रहे हो, तो वो क्या है आपके लिए नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है। तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है? पैसा जा रहा है भाई, पैसा जा रहा है। लोन्स एंड एडवांसेस, लोगों को पैसा दिए हो तो पैसा अगेन क्या हुआ, पैसा जा रहा है भाई। और अदर करंट एसेट्स, कुछ ऐसे एसेट्स है जहां पहले ही आपने पैसा फंसा के रखा है, तो ये सब जगह से क्या हो रहा है, पैसा जा रहा है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, सोर्स ऑफ फंड्स और एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। पैसा आता है इन जगहों से और पैसा जाता है इन जगहों पे। ठीक है, और ये जो है करंट एसेट और करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी भी क्या है, एक तरीके का सोर्स ऑफ फंड है। मैं उधारी, ट्रेड पेबल जो अभी यहाँ पे डिस्कस किए, पहला एग्जांपल अभी अपन ने जो डिस्कस किया यही पेज में, जो पहला बंदा था वो कितने दिन बाद पैसा दे रहा था, ए जो बिजनेसमैन था वो कितने दिन बाद पैसा दे रहा था, 60 दिन बाद, और बी 10 दिन में पैसा दे रहा है। तो 60 दिन के लिए इसने क्या कर लिया, बोरो कर लिया, पैसे को क्या कर लिया, बोरो कर लिया। तो करंट लाइबिलिटीज भी क्या है, सोर्स ऑफ फंड्स है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, 60 दिन 10 दिन है ना, 1 साल के अंदर की बात होती है। और करंट एसेट्स भी क्या है, इन्वेंट्रीज आप होल्ड कर रहे हो, इन्वेंट्रीज होल्ड कर रहे हो तो पैसा आपका फंसा है कि नहीं फंसा है? इन्वेंट्री होल्ड कर रहे हो मतलब पैसा फंसा है भाई, अभी पैसा ये कन्वर्ट नहीं हुआ कैश में। हाँ, ट्रेड रिसीवेबल मतलब भी पैसा मिलना बाकी है, तो पैसा अभी मिलेगा हमको। तो ये क्या है, ये आपको पैसा होल्ड करके जो आप रखे हो, और ये जो पैसा है जिसमें आपने पैसा ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिया, तो ये दोनों को मिला के अपन इन दोनों को क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल। इन दोनों को अपन क्या बोलेंगे, वर्किंग कैपिटल। यहां तक का बात सभी को समझ में आया क्या? यहाँ तक बात सभी को समझ में आया क्या हो रहा है? आपके बैलेंस शीट में ही हमने क्या देखा, एक जगह से पैसा आता है और एक जगह पैसा इन्वेस्ट होता है। तो जहां से पैसा आता है उसको हम बोलेंगे क्या, उसको अपन बोलेंगे
फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, इसको अपन बोलेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। और जहां पैसा इन्वेस्ट हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक, पैसा आ रहा है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, पैसा इन्वेस्ट हो रहा है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। और वर्किंग कैपिटल जो होता है, आपको बिजनेस चलाने के लिए जो पैसे चाहिए रहते हैं, बिजनेस चलाना मतलब ऑपरेशंस, बिजनेस ऑपरेट करने के लिए जो पैसा चाहिए होता है, ये इसको अपन क्या बोलेंगे, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी किसका पार्ट बनेगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का। कैश फ्लो स्टेटमेंट में तीन चीजें होते हैं, तो ये क्या बनेगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट बनेगा। सभी को बात समझ में आ रहा है यहाँ का, यहाँ तक का। तो अपने बैलेंस शीट से ही हमने जो अलग अलग हिस्से हैं कैश फ्लो के वो हमने निकाल लिया। ठीक है, अपने बैलेंस शीट से ही हमने फाइनेंसिंग एक्टिविटी निकाल लिया, हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकाल लिया और हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकाल लिया। ठीक, बात समझ में आ रहा है। अब मैं आपको बोल रहा हूँ, इधर ध्यान देना आप सभी लोग। शेयर कैपिटल जो है, शेयर कैपिटल पिछले साल था 10 लाख रुपया, इस साल हो गया 20 लाख रुपया। पिछले साल था 10 लाख रुपया, इस साल हो गया 20 लाख रुपया। बताओ पैसा आया या गया। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे, पिछले साल कितना था शेयर कैपिटल, 10 लाख, इस साल कितना है 20 लाख। पैसा आया या गया, पैसा आया है। प्लीज ध्यान रखो ये सोर्स ऑफ फंड है, ठीक है, यहाँ से पैसा आता है। और ऐसा नहीं कि हमेशा आता है, हो सकता है पिछले साल 10 था, इस बार पिछले साल 20 लाख था, इस साल 10 कर दिए, तो क्या कर दिया आपने, शेयर्स को दे दिया, पैसा उनको वापस कर दिया। समझ में आ रहा है, तो पैसा आता है। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है। तो मैं शेयर्स इशू करके पैसे उठाऊंगा और उस पैसे को क्या करूंगा, उस पैसे को क्या करूंगा, 10 लाख आया मेरे पास कंपनी में, क्या करूंगा, इन्वेस्ट करूंगा, मशीन खरीद लूंगा, मशीन खरीद लूंगा। भाई पैसा मैं मंगवाऊंगा तभी ना जब मेरे को जरूरत पड़ेगा। बिना जरूरत के शेयर्स इशू करूंगा क्या मार्केट में, बिना जरूरत के मैं शेयर्स मार्केट में क्यों इशू करूंगा, नहीं करूंगा भाई। मैं पैसा रेस किया हूं तो क्यों रेस किया हो, इन्वेस्ट करने के लिए रेस किया हो, मैं एसेट्स में इन्वेस्ट करूं। समझ में आ रहा है। क्या मुझे बताओ, क्या मैं इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख उठा के इन्वेंट्रीज खरीद लूं क्या, इन्वेंट्रीज कर दूं, नहीं कर दूं, क्यों, कोई दिक्कत है। पैसा उठाया हूं मैं भाई, पैसा चाहिए था मेरे को, स्टॉक खरीदना था। क्वेश्चन समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो, क्यों, क्वेश्चन में क्या बुराई है। बोल रहा हूँ भाई, मैंने इक्विटी शेयर कैपिटल से पैसा उठाया, मैं एसेट्स नहीं खरीद रहा हूँ, मैं एसेट्स नहीं खरीद रहा हूँ, मैं क्या खरीद रहा हूँ, स्टॉक खरीद रहा हूँ, माल बेचने के लिए स्टॉक खरीद रहा हूँ। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जरूरत है, स्टॉक का जरूरत है, यस, ठीक है, ठीक है। एक और इसमें ऐड करता हूँ पॉइंट, ठीक है, पॉइंट ऐड करता हूँ। आप लोग बोले कि कोई दिक्कत नहीं, अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, सुनना ध्यान से। ये स्टॉक जो है, ये स्टॉक मैं बेचता हूँ कितने दिन में, मान के चलो 60 दिन में। स्टॉक कितने दिन में बेचता हूँ, 60 दिन में। मैं अगर किसी को, जो मेरे को ये माल जिससे मैं खरीदा हूँ, भैया सुन रहे हो ना आप, है आप ही के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, ये स्टॉक मैं खरीदता हूँ और मैं बेचता हूँ कितने दिन में, 60 दिन में। अगर जो मेरे को देता है, जो मेरे को स्टॉक देता है, उसको मैं रिक्वेस्ट कर लेता, थोड़ा सा हाथ पांव जोड़ लेता, तो मेरे को वो 90 दिन का क्रेडिट दे देता, 90 दिन का क्रेडिट देता। मैं उसको पैसा कितने दिन में बाद वापस करता, 90 दिन बाद, और मैं कितने दिन में बेच लेता हूँ, 60 दिन में बेच लेता हूँ। ये करता तो मेरे को कुछ कॉस्टिंग एक्स्ट्रा पड़ता क्या, कुछ भी एक्स्ट्रा कॉस्टिंग नहीं पड़ता भाई, वो तो उसका काम ही है उधारी में देना, और मेरा काम है बेचना। आपने क्या किया, आपने कैपिटल उठाया, 10% का मार्केट रेट से इंटरेस्ट में पैसा उठाया और उस पैसे को क्या कर दिया, इधर इन्वेस्ट कर दिया। तो मुझे बताओ अब इस स्टॉक का खरीदने का खर्चा कितना हो गया, 10% हो गया कि नहीं हो गया। पहले आपको क्या मिल रहा था, लगभग फ्री में मिल रहा था। समझ में आ रहा है। तो देखो ये चीज मैं मतलब एडिशनल बात यहाँ पे समझा रहा हूं कि भैया कभी भी लॉन्ग टर्म फंड्स को लॉन्ग टर्म एसेट्स में ही यूज करना है, और शॉर्ट टर्म फंड्स को
शॉर्ट टर्म एसेट्स के लिए यूज करना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हर दोनों चीजों का अपना अपना कॉस्ट होता है। आपको ये उधारी में दे रहा है, ये बेचारा बैठा ही उधारी में देने के लिए। समझ में आ रहा है? ये जो क्रेडिटर है, इसको आप बोलोगे भैया 90 दिन नहीं, मेरे को 100 दिन का उधारी दे, वो देगा, उसको अपना माल बेचना है। ठीक है, तो आप इसको रिक्वेस्ट करके पैसा उठाओ, मतलब मान लो इससे, और उसको कम, उससे कम दिन में बेच के पैसा उसको वापस कर दो। ये व्यापार होता है। ये व्यापार नहीं है कि भैया 10-10% में मार्केट से उठा रहे हैं, बैंक से लोन उठा रहे हैं 12% में, और स्टॉक खरीद के व्यापार कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो लॉन्ग टर्म फंड्स जो रेज करते हो, उसको लॉन्ग टर्म एसेट्स पे लगाना है। ऐसे एसेट्स कर दो जो आपको 10%, अगर आपने मार्केट से उठाया है तो आपका एसेट आपको 20% कमा के दे। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? ये मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट का बात नहीं है, लेकिन क्योंकि अपन लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं आपको यह चीज समझा रहा हूं। ठीक है, बात सभी को समझ में आ रहा है? हाँ, तो फिलहाल अपन इस पूरे डिस्कशन से क्या समझे? हमारे बैलेंस शीट में क्या क्या चीज छुपे हुए हैं? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज छुपे हुए हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी छुपे हुए हैं, और ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी छुपे हुए हैं। बैलेंस शीट पूरा खत्म हो गया, कुछ और बचा है क्या? कुछ भी नहीं बचा है। तो इन सभी चीजों को अपने को एनालाइज करके फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट कर फाइंड आउट करना है। ठीक, इसके अलावा और एक स्टेटमेंट होता है, क्या होता है? पी एंड एल स्टेटमेंट, है ना, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। वो भी हम जो व्यापार कर रहे हैं वो उसका प्रॉफिट या लॉस बताता है, तो वो भी क्या आ जाता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आ जाता है। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस का जो प्रॉफिट होगा वो भी क्या है? मैं व्यापार कर रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ बोल के जो है मेरे को पैसा मिल रहा है, तो दैट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। उसके अंदर जो भी चीजें आएंगी वो सब क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट बनेगा। ठीक है, वो पार्ट अपन आगे पढ़ेंगे। पहले आज अपन फाइनेंसिंग एक्टिविटी के क्वेश्चंस करेंगे, और कोशिश करेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के भी क्वेश्चन करने के, और उसके बाद कल या उसके अगले दिन जो है अपन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में चलेंगे। क्लियर है सभी को? बात क्लियर है कैसे अपन अप्रोच कर रहे हैं चैप्टर को? सभी को यहाँ तक बात क्लियर है? बैलेंस शीट देख के अगले बार क्या आप ये फाइंड आउट कर लोगे कि भैया फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होता है? सभी को क्लियर है भाई? हाँ, कोई चीज मैंने यहाँ नहीं नया नहीं बताया है, बस आपको बैलेंस शीट याद रखना आना चाहिए। पता चला कि आप बोलोगे रिजर्व्स एंड सरप्लस तो करंट एसेट का पार्ट होता है, तो फिर कैश फ्लो आपसे नहीं बन पाएगा। पता चला आप बोलोगे लोन्स एंड एडवांसेस तो सर नॉन करंट लाइबिलिटीज में आएगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो बैलेंस शीट याद रखना जरूरी पड़ेगा। ठीक है सभी लोग? हाँ, चलो अब क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इतना अंडरस्टैंडिंग के बाद अब अपन क्वेश्चन करते हैं। देखो कैश फ्लो में होता क्या है, 2 साल का डेटा दिया रहता है। ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड अपन बना रहे हैं, इनडायरेक्ट मेथड में 2 साल का डेटा दिया रहता है, एक पिछला साल और एक अभी का साल। तो दोनों में अपन कंपेयर करते हैं पैसा आया या गया। जैसे अभी मैंने बताया पिछले साल 10 लाख था, इस साल क्या हो गया? कैपिटल 20 लाख हो गया, तो पैसा आया या गया वो अपने को फाइंड आउट करना है। ठीक है, सभी को क्लियर है? हाँ, चलो क्वेश्चन करते हैं। हेडिंग डाल दो आप लोग। अच्छा, ये नहीं तो बना लो ना यार, ये बैलेंस शीट बना लो। आप लोग बनाए हो? कहाँ बनाए हो? कैश फ्लो वाले चैप्टर में? कैश फ्लो वाले चैप्टर जल्दी से बनाओ, छोटा सा ऐसी टी शेप में बना लो, टी शेप में बना लो। हेडिंग डालो कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर, नया चैप्टर, डेट डालो। जल्दी हेडिंग डालो कैश फ्लो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट बनाओ। कोशिश करो बिना देखे बनाए। जल्दी ना, रफ में बनाओ जल्दी से, फटाफट, इतना ताम झाम मत करो, जल्दी, क्योंकि अपने को कैश फ्लो के क्वेश्चन बनाने हैं। ठीक है,
हो गया? जल्दी भाई, क्या कर रहे हो? ये जो ग्रीन पेन और येलो पेन से मैंने लिखा है वो आपको लिखना है, ठीक है, लास्ट में। ऐसे डब्बा बना के, ठीक है। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस। चलो आगे बढ़े, हो गया। ये है आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है, ये लिखो प्लीज। सोर्स ऑफ फंड्स, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। हो गया सबका?
वर्किंग कैपिटल इसको भी डाल दो, है ना, ऑपरेटिंग इक्विटीज। इन्वेस्टिंग के ऊपर है एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। वर्किंग कैपिटल को डाल दो, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट होता है। हो गया सभी का? चलो आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चंस करते हैं। चलो, तो पहले अपन करेंगे, हेडिंग डाल दो आप लोग, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के क्वेश्चंस। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज मतलब बैलेंस शीट का कौन सा पार्ट? सोर्स ऑफ फंड्स, लाइबिलिटी साइड का पार्ट जो है उसके क्वेश्चंस अपन पहले करेंगे, ठीक है। चलो, बुक के क्वेश्चंस है, सभी इधर देखो प्लीज। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमाइन कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। आपको फाइंड आउट करना है कितना कैश का पोजीशन क्या हो रहा है, चेंज क्या हो रहा है, ठीक है। आपको क्या दिया हुआ है, बैलेंस शीट का ये एक पार्ट दिया हुआ है, पूरा बैलेंस शीट नहीं दिया है, ठीक है। प्लीज क्वेश्चन को देखो ध्यान से। इधर देखो, ये आपका 31 मार्च 25 और 31 मार्च 24। 24 मतलब ये कौन सा ईयर होगा, 23 24, और ये क्या होगा 24 25। ये हमारा क्या है, करंट ईयर है, ये करंट ईयर है, और ये क्या है, प्रीवियस ईयर है, ठीक है। हमको कंपेयर करना है। अब देखिए पहला पार्ट क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल। पिछले साल कितना था, 4 लाख, और इस साल कितना हो गया, 5 लाख। पैसा आया या गया? पैसा आया तो क्या लिख दोगे, पैसा आया तो लिख दो इनफ्लो, इनफ्लो। पैसा आया, 1 लाख रुपया आया। फिर क्या हो रहा है, लॉन्ग टर्म बोरिंग 10% डिवेंचर। पिछले साल भी 1 लाख, अभी भी 1 लाख। कुछ आया कुछ गया, कुछ नहीं आया, कोई इनफ्लो नहीं है, कोई आउटफ्लो नहीं है। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स 10% डिवेंचर्स। मुझे बताओ शॉर्ट टर्म बोरिंग्स बैलेंस शीट में कहां पे आता है, करंट लायबिलिटी में आता है। हमने क्या भी लिखा है यहाँ पे बैलेंस शीट में, जो क्या मार्क किया है, सोर्स ऑफ फंड्स तो सिर्फ नॉन करंट तक किया है, लेकिन कैश फ्लो के पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट टर्म बोरिंग को भी आप क्या मानोगे, एज अ बोरिंग और सोर्स ऑफ फंड मानोगे, ठीक है। शॉर्ट टर्म बोरिंग में आपके ओवरड्राफ्ट भी आएगा, ठीक है, कभी कभी बैंक ओवरड्राफ्ट भी आएगा, तो वो भी जो है एज अ आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी अपने को पार्ट मानना है। ये नहीं कि नहीं नहीं सर ये तो वर्किंग कैपिटल का पार्ट होता है, नहीं नहीं ये नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी जो है वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बता, शॉर्ट टर्म बोरोइंग 10% डिवेंचर। पिछले साल कितना था, 50,000, अभी कितना हो गया, 0 हो गया। तो क्या किया आप, पैसा आया कि गया, पैसा गया भाई, आउटफ्लो हो गया, पैसा चला गया। सिक्योरिटीज प्रीमियम पिछले साल 40,000 था, इस बार 50,000, पैसा आया कि गया, पैसा आया, पैसा आता है, सिक्योरिटी प्रीमियम पैसा आता है। शेयर्स पढ़ लिए हो ना, बताओ सिक्योरिटीज प्रीमियम पैसा आता है कि नहीं आता है? प्रीमियम प्रीमियम खेलते हैं, पैसा आता है, पैसा आता है सर। सिक्योरिटीज प्रीमियम शेयर्स इशू करते हो, ज्यादा रुपए में इशू करते हो तो पैसा आता है। तो पैसा आया है भैया, इनफ्लो, पैसा आया तो इनफ्लो। फिर क्या बोल रहा है, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट भी अगेन ये क्या है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग का पार्ट होता है, ठीक है, करंट लायबिलिटी का पार्ट होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट आप लोगों को पता ही है ना क्या होता है, अपन पढ़े 11th क्लास में भी, शायद 12th में भी बहुत जगह आया है कि सीसी, सॉरी, जो क्या बोलते हैं, ओवरड्राफ्ट मतलब जितना पैसा आपके पास नहीं है उससे ज्यादा पैसा आप विड्रॉ कर सकते हो, एक लोन फैसिलिटी होता है बैंक के द्वारा। तो ये भी क्या है, हमारा एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट पिछले साल लिमिट कितना था, 1.5 लाख, अभी आपको बैंक कितना लिमिट दे दिया, 2 लाख। तो पैसा आया कि गया,
पैसा आया भैया, इनफ्लो, इनफ्लो आ गया। अब क्या बोल रहा है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन बैलेंस शीट के नीचे और भी कुछ बता रहा है, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स। डिबेंचर्स जो था, देखो 10% डिबेंचर जो था, उस पे 1 लाख के ऊपर 10%, 10,000 रुपया इंटरेस्ट आपने पेमेंट किया, तो पैसा आया या गया? पैसा आया या गया? पैसा गया, आउटफ्लो। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट 15,000 भी दिया है और प्रीवियस ईयर का 10,000 दिया है। क्या रिलेवेंट है हमारे लिए? क्या रिलेवेंट है? करंट ईयर भाई, पिछले साल मेरे क्या लेना देना, मैं कैश फ्लो कौन से साल के लिए बना रहा हूँ? करंट ईयर के ईयर के लिए बना रहा हूँ, मार्च 25 के लिए बना रहा हूँ, मार्च 24 के लिए कैश फ्लो नहीं बना रहा हूँ। लेकिन जब मार्च 25 के लिए कैश फ्लो बना रहा हूँ तो 24-25 का डिफरेंस जो है वो मैं देख रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो है 10,000 हमारे लिए इररिलेवेंट है। हमारा जो है इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, पैसा आया या गया? पैसा गया सर, पैसा गया, पैसा गया। क्लियर है बात? तो इन सभी बातों को अब अगर अपन एक स्टेटमेंट में लिख दे तो आंसर खत्म हो जाएगा आपका। इन सभी चीजों को अपन स्टेटमेंट में लिख देते हैं। क्या स्टेटमेंट होगा देख लो। स्टेटमेंट अपन बनाएंगे, सीरियल नंबर, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, फिर क्या, ये लो इनफ्लो आउटफ्लो भी लिख लो, इनफ्लो आउटफ्लो, और फिर अमाउंट। पहला पॉइंट क्या अपन देखिए को पूरे क्वेश्चन में, इक्विटी शेयर कैपिटल, तो ये लो भैया, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना, क्या आया? इनफ्लो हुआ सर, इनफ्लो कितना रुपया आया? 1 लाख रुपया आया, 1 लाख रुपया आया। फिर क्या देखे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में कोई चेंज, कोई चेंज नहीं। फिर तीसरा चीज शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग के अंदर 10% डिबेंचर्स, डिबेंचर्स कितना आउटफ्लो हो गया है, ये आउटफ्लो है कितना? 50,000। 50,000 को आप नेगेटिव में लिखोगे, 50,000 को आप नेगेटिव में लिखोगे। फिर क्या बोलता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये लो भाई सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम, इनफ्लो आउटफ्लो, इनफ्लो आ गया कितना? 10,000 रुपया पॉजिटिव में लिखोगे। फिर क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है, क्या आया? पैसा आया गया? क्या लिखे हो? इनफ्लो, पैसा आया है भाई, 50,000 रुपया आया है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में भी कुछ बात बता रहा है तो वो भी डाल देते हैं। क्या बोलता है, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, ठीक है, कितना? आउटफ्लो, आउटफ्लो हो गया कितना? 10,000। 10,000 क्या कर देंगे, नेगेटिव में लिख देंगे। और फिर इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट कित क्या हुआ, ये भी आउटफ्लो हो गया कितने का? 15,000 रुपए का। ये भी आपका क्या हो गया, नेगेटिव में लिख दिए, खत्म। कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज खत्म। ठीक है, यही काम करना है आपको। ठीक है, टोटल कर लो, टोटल करके बोल दो, क्या बोलोगे इसका नाम? क्या बोला क्वेश्चन में, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। लो भैया निकाल के बता दिए, कितना आया टोटल बताओ। एक 60, ये 50-50 कट गया, 50-50 कट गया, 10-10 कट गया, तो 1 लाख माइनस 15,85,000 पॉजिटिव वैल्यू, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, सॉरी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। समझ में आ रहा है? हाँ, क्या ये फॉर्मेट बनाना डिफिकल्ट है क्या? फॉर्मेट बनाना डिफिकल्ट है? कुछ नहीं है, क्वेश्चन समझना बस जरूरी। क्वेश्चन समझने के बाद ये तो कोई बच्चे को भी आप दे दो, हैं, लेबर रख लो एक, बोले ये तू बना देना, मैं जैसे जैसे बना रहा हूँ, ठीक है, बता रहा हूँ वैसे करके। तो फॉर्मेट का कोई बात नहीं है, चैलेंज क्या है, क्वेश्चन का। चलो आप लोग क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन 40, और स्टार्ट करो। फॉर्मेट मैंने आपको दे दिया है, फॉर्मेट मैंने दे दिया है। चलो स्टार्ट करो सभी लोग।
देखो ना, आप लोग देखो। जल्दी एकदम यार, हाथ तेज चलाओ, बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। 10 बजे तक नहीं बैठना है। तो धीरे करोगे तो फिर वैसे ही करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। पैसा आया या पैसा गया, ये आइडेंटिफाई करना होता है पूरे टॉपिक में, पूरे क्वेश्चन में। ठीक है, उससे ज्यादा कुछ काम नहीं है। हो गया। ठीक। वो बुक के ही आंसर्स देख लिए थे ना आप? ठीक है, ठीक है। आ रहे हैं क्या? जो वही लिखा हुआ है। रजिस्टर रजिस्टर भी करना है कुछ। ये वही मॉन्टी करके है ना एक। उसका काम बाद में देखते हैं, सबसे पहले ये लोग कर लो। ठीक है। हम्म। समझो भाई, क्वेश्चन के समझो क्या बोला जा रहा है। इंटरेस्ट पेड हो रहा है तो क्या, पैसा आ रहा है कि जा रहा है? इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो पैसा, बस वही तो लिखना है। ये क्या है भाई? हो गया सबका? भाई आप लोग। हो गया क्वेश्चन सबका? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अच्छा, इसमें दो तीन चीजें हमने यूज नहीं किया तो लिख लेते हैं उसके बारे में। हाँ, जैसे ये इनफ्लो और आउटफ्लो के बारे में भी एक बात, एक लाइन लिख लेते भाई। शेयर कैपिटल इनफ्लो कैसे हुआ? बाय इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स के कारण। शॉर्ट टर्म बोरोइंग जो है आउटफ्लो कैसे हुआ? रीपेमेंट ऑफ डेट। लिख लो ना प्लीज इस बात को भी, रीपेमेंट ऑफ डेट। कोई बात नहीं, लिखो फिर भी। मैं कैसे लिख रहा हूं वैसे ही निकलो। सिक्योरिटीज प्रीमियम कैसे आ रहा है? इशू ऑफ शेयर्स के कारण आ रहा है। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? रेजिंग लोन। इंटरेस्ट पेमेंट है और इंटरेस्ट पेमेंट है, इसमें कोई बात नहीं है। इंटरेस्ट पेमेंट के बारे में नोट लिख लेते हैं भाई। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट फॉर, प्लीज लिखो ये नोट। प्रीवियस ईयर is also given
but it is irrelevant for our solution as interest for current year is assumed to be paid during the current year. अज्यूम कर रहे हैं 15,000 इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो पे हो रहा है। अगर वो पे हो रहा है ये एजम्पशन नहीं रहता तो हम डिफरेंस लिखते फिर। ठीक है, पिछले साल का 15,000 क्या हुआ? फॉर करंट ईयर, यस। हाँ। सर। ठीक। ठीक। न जाना पैसों का आना होता है। ठीक है, ये वाला बात समझो कि भैया पिछले साल 10,000 लाइबिलिटी खड़ा था, इस बार 15,000, तो नेट लाइबिलिटी कितने से बढ़ा? 5,000 से बढ़ा। तो वैसे करके भी आप अज्यूम कर सकते हो, लेकिन पहला अजम्पशन बेटर है। ठीक है, ऐसे भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए मैंने लिखवा दिया बीच। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। चलो,
इलस्ट्रेशन 41 क्या बोलता है देखते हैं। 41 वही काम करना है सेम, ठीक है। अपने को देखना है दोनों साल का डेटा जो है देखना है, इनफ्लो आउटफ्लो चेक करना है। क्या बोलता है, रायन लिमिटेड प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमाइन कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। प्लीज सभी लोग क्वेश्चन देखो पहले, उसके बाद लिखना फॉर्मेट। प्लीज इधर देखो पहले क्वेश्चन देखो, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया आएगा, तो हड़बड़ाओगे बना लोगे गलती होगा। तो पहले क्वेश्चन समझ लो उसके बाद समझ लो, ठीक है। क्या बोलता है देखो, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, मार्च 24 का डेटा और मार्च 25 का डेटा आपको दिया हुआ है। इक्विटी शेयर कैपिटल पहले कितना था, 10 लाख, और अभी कितना हो गया, 15 लाख। तो पैसा आया या गया, पैसा आया तो क्या बोलेंगे, इनफ्लो, ठीक है। 10% डिवेंचर्स 1 लाख था, अभी कितना हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब पेमेंट कर दिए भाई, पेमेंट कर दिए तो आउटफ्लो हो गया। 8% डिवेंचर्स पहले 0 था, अभी 2 लाख हो गया, तो पैसा उठाए हैं मार्केट से, जो है पैसा रेज किए। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स 10,000, तो ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, आउटफ्लो। डिविडेंड पेड 50,000, पेमेंट हो रहा है तो सर आउटफ्लो। अब इंपॉर्टेंट बात क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग द ईयर 24-25 मतलब मार्च 25 के लिए रायन लिमिटेड इशूड बोनस शेयर्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। बोनस शेयर्स, बोनस शेयर्स क्या होता है बताओ, किसी को आइडिया बोनस शेयर्स, कभी डिस्कस किए हैं अपन बोनस शेयर्स, नहीं डिस्कस किए हैं, ठीक है चलिए मैं बताता हूँ बोनस शेयर्स होता क्या है। हाँ कुछ बोलते आ रहे थे क्या, बोलो ना। एक्स्ट्रा बोनस, ठीक है, बोनस मतलब कुछ एक्स्ट्रा, ठीक है बात ठीक है। तो बोनस शेयर्स होता क्या है कि अपन कंपनी है, जैसे जैसे मान लो अपनी एक कंपनी है और आप सभी क्या है, कंपनी के शेयर होल्डर्स हो, ठीक है। मैं कंपनी का मैनेजमेंट हूँ, आप सभी क्या हो, शेयर होल्डर्स हो, ठीक। कंपनी प्रॉफिट कमाएगा, कंपनी प्रॉफिट कमाएगा, आप लोग खुश होगे या नहीं होगे, खुश होगे, सभी लोग खुश होगे। आपका कंपनी प्रॉफिट कमाया, मैं आपको बोला कंपनी प्रॉफिट कमाया है, बोले बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और खुश हो गए, फिर क्या बोलोगे धीरे से, जो भी प्रॉफिट कमाया है हम लोग को बांट दो, हम लोग को डिविडेंड के रूप में बांट दो। बोलोगे नहीं बोलोगे, प्रॉफिट कमाया है तो पैसा चाहिए आप लोग। अब मैं बोल रहा हूं कि पैसा आप ले लोगे तो आगे चल के जो फ्यूचर में हम कुछ प्लान कर रहे हैं बिजनेस के लिए, उसके लिए पैसा नहीं रहेगा। तो आप बोलोगे यार, अरे यार ऐसा तो मत फंसाओ भाई, हमने बहुत पैसा लगाया कंपनी में, अब हमको पैसा तो दो। लेकिन मैं बोल रहा हूँ फ्यूचर में बहुत बढ़िया एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आ रहा है, अभी पैसे आप लोग को बांट दूंगा तो बाद में पैसा नहीं बचेगा उस अपॉर्चुनिटी के लिए, तो क्या होगा, क्या बोलोगे आप, चलो ठीक है भाई डिविडेंड मत दो यार, कोई दिक्कत नहीं, डिविडेंड मत दो, है ना, चलो हम लोग सरवाइव कर लेंगे। लेकिन हर साल यही मैं करता रहा कि अभी पैसा जो है, जैसे घर वाले करते, अगले साल तो साइकिल गाड़ी जो भी जरूर दिला देंगे, हैं ऐसे ही 10 साल निकल जाता है ना। वैसे ही अगर मैं करूंगा आप लोग के साथ, शेयर होल्डर्स के साथ, ऐसा कोई कंपनी करेगा तो शेयर होल्डर्स टिकेंगे क्या उस कंपनी में, बोलेंगे भैया जयराम जी की, आप अपना शेयर रखो, हमको अपना पैसा दो, हमको घर जाने दो, दूसरे कंपनी में पैसा लगा लेंगे। तो कंपनी को एक बैलेंस बना के चलना पड़ता है, शेयर होल्डर को भी खुश रखना है और कंपनी को भी प्रॉफिट जो है वो बढ़ाना है। तो शेयर होल्डर जो मैनेजमेंट है वो बोलता है कि ऐसा करते हैं कि अभी हम आपको पैसे तो नहीं देते हैं, लेकिन अभी हम आपको शेयर्स दे देते हैं। आप लोग बोले अरे भैया फिर पैसा नहीं दे सकते हम लोग, फिर क्या पैसा मांगने आ जा रहे हो, शेयर्स दे रहे हो बोल के 10-10 रुपए लेने आ जाते हो, चंदा काट देते हो हमेशा हर साल। बोले नहीं भैया, शेयर्स वेयर्स इशू मत करो। तो मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ शेयर्स में इशू कर रहा हूँ आपको, लेकिन आपसे एक भी रुपया नहीं लूंगा। आपको मैं शेयर्स दे रहा हूँ लेकिन आपसे एक भी रुपया नहीं लूंगा। अच्छा सौदा है या नहीं है, आपके पास फ्री में शेयर्स आ गए, फ्री में आपका शेयर परसेंटेज जो है वो क्या हो गया, बढ़ गया। फ्री में शेयर्स का परसेंटेज, आपका होल्डिंग जो है वो बढ़ गया, समझ आ रहा है। और आपको कंपनी को एक भी रुपया देने की जरूरत भी नहीं पड़ी। खुश हो गए कि नहीं हो गए,
डिविडेंड भले नहीं मिला कोई दिक्कत नहीं भाई, पैसा नहीं मिला लेकिन ओनरशिप बढ़ गया, शेयर्स जो है वो ज्यादा हो गए हमारे पास। बढ़िया बात है, शेयर होल्डर खुश हो जाएंगे, बोले ठीक है भाई आप जितना पैसा चाहो उतना री इन्वेस्टमेंट करो, धंधे में लगाओ और पैसा बनाओ, हमको अभी क्या दे दो, बोनस शेयर्स दे दो, फ्री में शेयर्स दे दो, उसको क्या बोलेंगे, बोनस शेयर्स। तो जब फ्री में शेयर्स इशू करूंगा तो मैं जर्नल एंट्री करूं कि नहीं? शेयर्स इशू करने का जर्नल एंट्री पढ़े हो ना आप लोग, शेयर्स इशू करने का जर्नल एंट्री क्या होता है, पढ़ो। अरे भैया, शेयर इशू करने का जर्नल एंट्री लमसम इशू है समझो, बैंक टू बैंक टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। एक मोमेंट के लिए मैं एप्लीकेशन को हटा देता हूं तो क्या एंट्री बनता है, बैंक टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल क्रेडिट होता है, शेयर कैपिटल क्रेडिट होता है, और क्रेडिट होने के कारण क्या हो रहा है, कैपिटल बढ़ता है। अब मैं बोनस शेयर्स इशू कर रहा हूं, बोनस शेयर्स इशू कर रहा हूं तो क्या ये एंट्री चलाऊं या नहीं चलाऊं, एंट्री चलाऊं कि नहीं चलाऊं, बैंक में पैसा आ रहा है क्या, बैंक में पैसा नहीं आ रहा, लेकिन कैपिटल बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, कैपिटल बढ़ रहा है, तो कैपिटल क्रेडिट होगा लेकिन बैंक नहीं आएगा वहां पे, वहां पे बैंक नहीं आएगा, वहां पे कुछ और एंट्री कर दूंगा मैं, कुछ और चीज को मैं डेबिट कर दूंगा, उसको अपन रिजर्व्स को डेबिट करते हैं, ठीक है, जनरल रिजर्व्स को अपन डेबिट करते हैं। ये एंट्री आपके सिलेबस में नहीं है, मैं बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि शेयर कैपिटल क्रेडिट होने से शेयर कैपिटल बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो यहाँ पे जो शेयर कैपिटल बढ़ा है, पैसा आया है क्या, पहले तो आपने क्या बोल दिया, इनफ्लो, कुछ लोग लिख भी दिए इनफ्लो, पैसा आ गया 5 लाख रुपया आ गया, पैसा आया क्या, पैसा नहीं आया भाई। पैसा क्यों नहीं आया, क्योंकि जो शेयर कैपिटल इश्यू हुआ है, शेयर कैपिटल बढ़ा है, वो किस रीजन से बढ़ा है, बोनस शेयर्स के कारण बढ़ा। बोनस शेयर्स में एक भी रुपया आता है क्या कंपनी के पास, बोनस शेयर्स में एक भी रुपया कंपनी के पास नहीं आता, लेकिन कैपिटल फिर भी बढ़ता है। तो मुझे बताओ ये वाला पॉइंट आएगा क्या हमारे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के टेबल में आएगा, ये नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? अब ये रेशियो का क्या कहानी है, रेशियो क्या कहानी है भैया, 2:1, 2:1 मतलब जिसके पास दो शेयर है उसको एक शेयर मिलेगा, जिसके पास दो शेयर है उसको एक शेयर मिलेगा। 10 लाख मैं मानकर चल रहा हूं कि ये रुपीज में है, ये पूरा क्या है, रुपीज में, मैं इसको शेयर्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ, 10 लाख डिवाइड बाई 10 रुपया, मैं मान के चलता हूँ कि भैया 1 लाख, 1 लाख शेयर होल्डर्स जो है, ठीक है, 1 लाख शेयर होल्डर्स को मैं क्या दे रहा हूं, एक और शेयर दे रहा हूं, 1 लाख शेयर्स को एक और शेयर दे रहा हूं, जिनके पास दो शेयर्स है, मतलब एक्सचेंज रेशियो बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे, एक्सचेंज रेशियो, जिस तुम्हारे पास दो शेयर्स है तुम एक शेयर और रख लो, ठीक है, तुम्हारे पास दो शेयर्स है तो तुम क्या कर लो, एक शेयर और रख लो, तो भैया इन डिवाइड बाई 2 करूं कितना आ जाएगा, 5, क्या 50,000, हाँ 50,000 शेयर्स जो है ये इशू हो गए इंटू 10 रुपया, कितना हो गया, 5 लाख हो गया, और ये इंक्रीज भी कितने से हुआ, 5 लाख से हुआ। तो कोई भी पैसा आया क्या, कोई पैसा नहीं आया। अगर यहाँ पे इंक्रीज 18 लाख रहता, प्लीज ध्यान से, 18 लाख रहता और पूरा क्वेश्चन ऐसा ही रहता, तो 3 लाख रुपए पैसा आए रहता और 5 लाख बोनस इशू होता। समझ में आ रहा है सभी को, बात समझ में आ रहा है, हाँ। तो बोनस इशू में क्या ध्यान में रखना है, बोनस इशू में क्या ध्यान में रखना है, कैपिटल बढ़ता जरूर है लेकिन पैसा आता है क्या, पैसा नहीं आता है। पैसा नहीं आता तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में उसको लिखेंगे क्या, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में उसको नहीं लिखेंगे। क्लियर है बात, इसका अपन नोट लिखेंगे, बाकी चीजें अपन क्वेश्चन कर सकते हैं, बाकी क्वेश्चन आप लोग बना सकते हो, प्लीज बनाइए, प्लीज बनाइए, इसको इसको मैं अलग से नोट लिखवा दूंगा पूरा, क्वेश्चन बनाइए प्लीज। सेम पिछला क्वेश्चन जैसे बना है, पर्टिकुलर सीरियल नंबर, पर्टिकुलर इनफ्लो आउटफ्लो अमाउंट।
नहीं लिखेंगे। बना लिए सभी लोग? आ गया टोटल कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी कितना आया? पॉजिटिव नेगेटिव? 40,000 पॉजिटिव। 40,000 पॉजिटिव कैसे आया देख लेते हैं भैया। 10% डिवेंचर्स, 10% डिवेंचर्स का क्या हो गया? रीपेमेंट हो गया। रीपेमेंट हो गया तो आउटफ्लो, आउटफ्लो कितना? 1 लाख पहला। दूसरा 8% डिवेंचर रेस, रेस किए हो, इनफ्लो 2 लाख। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 10,000, सॉरी पे किए हो, आउटफ्लो 10,000। डिविडेंड पेमेंट किए हो, डिविडेंड आउटफ्लो 50,000। और बोनस का बात तो नहीं आएगा, ठीक है। तो नेट कैश फ्लो कितना आ गया? 40,000। क्लियर है यहाँ तक का बात? हाँ 40,000 आ गया। लेकिन मुझे एक बात बताओ, आप लोग कितने बदमाश हो एज अ कंपनी। भैया 10% डिवेंचर वाले को आप तो ब्याज दे रहे हो 10,000, 8% डिवेंचर वाले को ब्याज क्यों नहीं दे रहे हो? ये तो लिखा है 8%। इंटरेस्ट पेड 10% नहीं लिखा है, लेकिन समझ में आ रहा है ना 10% किसका है? नहीं आ रहा है? कैसे लिख दिए? तो दोनों को मिला के लिखे हो। नाइस। ऐसा एजम्पशन नहीं लगाना, ऐसा एजम्पशन नहीं लगा। इसके पीछे भी लॉजिक है, ठीक है। कैश फ्लो में सारे एजम्पशंस, टाइमिंग, ये सब का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, रेलेवेंस है, ठीक है। तो अभी हमारा डाउट ये है सर, 8% जो है उसके ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट करना है या नहीं करना है, ये क्वेश्चन है। प्लीज ध्यान से समझना, ध्यान समझना। 1 लाख जो डिबेंचर होल्डर था वो पेमेंट हो रहा है, वो पेमेंट हो रहा है। मुझे एक बात बताओ, अगर वो साल के शुरुआत में अगर उसको रीपे कर दिए रहते, 1 लाख डिवेंचर को साल के शुरुआत में रीपे कर दिए रहते, तो इंटरेस्ट पे करते क्या? इंटरेस्ट पे नहीं करते भैया। पहले तारीख 1 अप्रैल को ही सारे डिवेंचर को पैसा दे दिया, तो उस साल का ब्याज दूंगा क्या मैं? नहीं दूंगा। तो आपने क्या एज्यूम किया कि डिवेंचर्स आर रीपेड ऑन कब? एंड ऑफ द ईयर। डिवेंचर रीपे कब हो रहा है? एंड ऑफ द ईयर में हो रहा है, तभी तो आप ब्याज दे रहे हो। तो जब नया डिवेंचर इश्यू कर रहे हो उसको कब एज्यूम करोगे? कब रेज कर रहे हो? एट द एंड ऑफ द ईयर। तो साल के अंत में अगर 31 तारीख को कोई मेरे को पैसा दिया है तो उसको ब्याज दूंगा क्या मैं? उसको मैं ब्याज नहीं दूंगा। समझ में आ रहा है? ऑल्टरनेट एजम्पशंस पॉसिबल, ऑल्टरनेट एजम्पशंस पॉसिबल। तो आप अगर जब फाइनल एग्जाम में जब क्वेश्चंस लिखोगे, सॉल्व करोगे, तो जो फीजिबल है वो एजम्पशन जो है आपको लेना है। ये नहीं कि एक डिवेंचर को आपने इशू कर दिया साल के शुरुआत में, एक डिवेंचर को आपने इशू रेज रीपेमेंट कर दिया साल के अंत में, ऐसा कुछ एजम्पशंस नहीं लेना। कोई एक चीज अपने को लेकर चलना है। बात समझ में आ रहा है सभी को? सभी को आया? कोई डाउट किसी को? कोई डाउट क्वेश्चन में? कोई डाउट? मैं बोल रहा हूँ, मेरा यही कहना था भैया 10,000 का पेमेंट किए हो, ये 10,000 कैसे निकल के आ रहा है? ये 10,000 कैसे निकल के आ रहा है? 1 लाख इंटू 10%, ऐसे निकल के आ रहा है। तो मेरा क्वेश्चन यही था कि 2 लाख जो डिबेंचर रेस किए उसके ऊपर क्यों इंटरेस्ट नहीं दियो? क्यों नहीं दियो? कुछ देना चाहिए था,
है ना? हाँ, तो वही उसका डेट का रेलेवेंस है। यहाँ पे आपको डेट जो है मेंशन करना पड़ेगा कि इट इज अज्यूम्ड repaid at the end of the year and it is assumed that it is raised at the end of the year। इस कारण से जो है हम इसको ब्याज नहीं दे रहे। क्लियर है बात? ये नोट अपने को लिखना है, नोट लिखो। इंटरेस्ट ऑन 8% डिबेंचर is not paid as it is assumed that 8% debentures are raised at the end of the year, that is 31/3/25, and interest on 10% debenture is paid as it is assumed, no, as it is, हाँ हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ नंबर तक हो गया मेरा, ठीक क्लोजिंग बैलेंस भी ठीक मैच कर लिया है। ठीक है, ठीक है, 23 से सर थोड़ा मिसिंग है, देख लीजिएगा। ठीक है, 23 मैं से ऐड मंगवा करके लूँ। बता दीजिए। Given in the question, note number 1, note number 2,
शेयर्स हेल्ड। ठीक है, हो गया। देखिए अभी अगले एक दो दिन जो है, कल कल स्कूल है क्या? ठीक है, चलो कल भी अपना यही टाइम रहेगा, ये मतलब 6:30, 6:15 बजे जो है आप लोग आ जाइएगा, 6:30 से 8:30 क्लास का टाइम। अगले अगले हफ्ते 10 दिन, बस हफ्ते 10 दिन की बात है, प्लीज मैनेज कर लेना। 6:30 से 8:30 या 8 समझो, जैसा भी। फेस वैल्यू 10 रुपीज। संडे को ऑपरेटिंग एक्टिविटीज करते हैं, संडे को ऑपरेटिंग एक्टिविटीज स्टार्ट करते हैं, यही संडे भाई। प्लीज छुट्टी मत लेना भाई, कोई संडे वनडे को, संडे क्लास है, जाना पड़ेगा तो चले जाना भाई, कुछ नहीं कर सकते अपन, क्लास रहेगा। चलो, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लीज इधर क्वेश्चन रीड करो सभी लोग, क्वेश्चन रीड करते हैं, प्लीज सभी लोग ध्यान दो इधर, प्लीज इधर देखो सभी लोग। इलस्ट्रेशन 42, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च ऑफ द कंपनी, 25 और 24 का डेटा दिया हुआ है। इक्विटी शेयर कैपिटल है 12%, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, सिक्योरिटीज प्रीमियम और 12% डिवेंचर्स। ठीक है, चार चीजें आपको दिया हुआ है, चारों चीजें जो है बैलेंस शीट के आपके लाइबिलिटी साइड का पार्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, एडिशनल इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन रीड करते पहले प्लीज, अलग क्वेश्चन है, बिल्कुल नया है, ध्यान से देख लो पहले। ठीक है, क्या हो रहा है, इक्विटी शेयर कैपिटल पहले 7 लाख था, अभी 9 लाख हो गया है, तो क्या पैसा आया कि गया? पैसा आया तो क्या बोलेंगे, इनफ्लो हो गया भाई, 2 लाख का इनफ्लो हो गया। 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 5 था 3 हो गया, पैसा आया कि गया? पैसा वापस कर दिए भैया, आउटफ्लो हो गया। सिक्योरिटीज प्रीमियम पहले 1 लाख था, अभी 40 हो गया, 140 हो गया, तो पैसा आया है, पैसा आया है। और 12% डिवेंचर्स पहले 3 लाख था, अभी 4 लाख हो गया, तो पैसा आया है। कितना कितना आया है ये भी क्लियर समझ में आ रहा है, इधर 2 लाख आया है, इधर 2 लाख गया है, 40,000 आया है और 1 लाख आया है, यहां तक का कोई दिक्कत नहीं है। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन का, ध्यान से देखो। एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या बोलता है, इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स एट द एंड ऑफ द करंट ईयर वाज पेड एट 15%। इक्विटी शेयर कैपिटल को आप क्या दे रहे हो, डिविडेंड दे रहे हो। ठीक है, डिविडेंड दे रहे हो, ठीक है, डिविडेंड दे रहे हो, तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है? पैसा जा रहा है, ठीक, पैसा जा रहा है। अब क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है, अच्छा इससे रिलेटेड जो है ये वाला पॉइंट देखते हैं सीधा। फोर्थ पॉइंट देखो क्या बोलता है, न्यू शेयर्स एंड डिवेंचर्स वर इशूड ऑन लास्ट डेट ऑफ द करंट ईयर।
तो एक्स्ट्रा जो 2 लाख का पैसा आया है, ये कब आया है? साल के शुरुआत में कि अंत में? साल के अंत में आया है। तो डिविडेंड जो है उनको देंगे या नहीं देंगे? डिविडेंड जो है उनको देंगे या नहीं देंगे? पैसा लगाए थे क्या उन लोग स्टार्टिंग में? स्टार्टिंग से जो लोग पैसा लगाते हैं उनको हम डिविडेंड देंगे भाई, है ना? साल के अंत में इशू कर रहे हैं शेयर्स और उनको डिविडेंड दे देंगे? ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को 15% किसके ऊपर कैलकुलेट करना है? 9 लाख के ऊपर कि 7 लाख के ऊपर? 7 लाख के ऊपर कैलकुलेट करना। देखिए कैश फ्लो में यही सब चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैश फ्लो में आपको यही सब चीजों में दिमाग लगाना है कि भैया ये इंटरेस्ट पेमेंट या जो भी चीजें, ये सब चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी क्या है, इनफ्लो आउटफ्लो तो कोई भी बता देगा भाई, आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। बोल रहा है एंड ऑफ द ईयर इंटरिम डिविडेंड दे रहे हैं और डिविडेंड पे कर रहे हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल 15%, और नीचे यहाँ पे बता रहा है कि भैया नए शेयर होल्डर जो है उनको लास्ट डेट पे इशू किया। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में लिख देता एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, तो डिविडेंड कितने में कैलकुलेट करते? 9 लाख के ऊपर कैलकुलेट करते। सिंपल बात समझ में आ रहा है? अगर यहाँ लिख देता कि नए शेयर्स कब इशू कर रहे हैं? साल के शुरुआत में, तो 9 लाख कब आ गया कंपनी के पास? साल के शुरुआत में आ गया। तो जो व्यक्ति पैसा स्टार्टिंग से लगाया उसको हम डिविडेंड दे देंगे भाई। डिविडेंड उसको देंगे जिसने पूरा साल भर पैसे लगाया है। साल के अंत में 31 मार्च में कोई पैसा लगाया उसको डिविडेंड दे देंगे क्या? उसको डिविडेंड नहीं देंगे। कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, आप इंटरेस्ट पेमेंट करते हो, पैसा यूज करने के बाद उसको पैसा देते हो। ये नहीं कि भैया पहला दिन पैसा दे दिए, ऐसा नहीं होता ना। समझ में आ रहा है? तो पहले बात तो 15% किसके ऊपर कैलकुलेट करना है? 7 लाख के ऊपर कैलकुलेट करना है। पहला पॉइंट क्लियर। अगला पॉइंट, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वॉज पेड। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के ऊपर जितना भी डिविडेंड बनता है वो पे कर दिए। बोल रहा है कितना डिविडेंड बनता है? 12%। अब क्वेश्चन ये है 12% 5 लाख के ऊपर कैलकुलेट करे या 3 लाख के ऊपर कैलकुलेट करे? ये लाइन तो यहाँ पे लिखा नहीं है। अगला लाइन पढ़ो क्या बोलता है। प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड। रिडीम्ड मतलब रीपेड। कब रीपे कर रहे हैं? एट अ प्रीमियम ऑफ 5% ऑन 31 मार्च 2025। कब रीपे कर रहे पैसा? पूरा 5 लाख था कि नहीं साल के अंत तक का? पूरा 5 लाख साल के अंत तक का था और 31 तारीख को आप 2 लाख रुपए वापस कर रहे हो। तो पूरा पैसा अगर साल भर था तो उसको डिविडेंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा? डिविडेंड उसको दोगे भाई। तो ये जो 12% है किसके ऊपर कैलकुलेट करोगे? 5 लाख के ऊपर कैलकुलेट करोगे। सभी को बात समझ में आ रहा है या रिपीट करूं मैं? आ रहा है? सभी को समझ में आ रहा है? हाँ, तो क्या बोल रहा है? इस लाइन में बोल रहा है डिविडेंड पेमेंट हो रहा है। इस लाइन में कोई खास बड़ी बात नहीं बोल रहा है। अगले लाइन में बोल रहा है रिडीम कर रहे कब? साल के अंत में। इससे पता चल रहा है कि भैया 5 लाख के ऊपर जो है हमको डिविडेंड देना पड़ेगा, क्योंकि पूरा साल भर उन लोगों का पैसा हमने रखा है। साल भर हमने उनका पैसा रखा है, तो हमको साल के अंत में उनको भी डिविडेंड देना पड़ेगा। ठीक है, और क्या बोल रहा है साथ साथ? रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। कितना का टोटल रीपेमेंट कर रहे हो आप? कितना पैसा दे रहे हो? कितना पैसा दे रहे हो? 5 से 3 हो गया तो कितना पैसा दे रहे हो? 2 लाख। प्लस उसको प्रीमियम भी दे रहे हो। 5% किसके ऊपर निकालोगे? 2 लाख के ऊपर 5% निकालो, कितना आ जाएगा? 10,000, जो वो है आपका प्रीमियम। प्रीमियम जो है वो भी क्या है? पैसा जा रहा है कि आ रहा है? पैसा जा रहा है कि आ रहा है? रिडीम कर रहे हो, रिपेमेंट कर रहे हो, तो पैसा जा रहा है, तो वो भी क्या है आपके लिए? एक आउटफ्लो। तो ये सब तो है। साथ साथ में इसके ऊपर जो डिविडेंड है, डिविडेंड है ये हमारे लिए क्या है? आउटफ्लो है। इसके ऊपर जो डिविडेंड है ये भी क्या है हमारे लिए? आउटफ्लो है। ठीक है, फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम में तो कुछ है नहीं खास बात। फिर देखो डिबेंचर्स भी 12% बोल दिया, और कहीं लिखा है क्या डिबेंचर्स का इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं करके? कहीं नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी हमको पे करना पड़ेगा। क्यों पे करना पड़ेगा? क्यों पे करना पड़ेगा? कहीं लिखा है क्या डिबेंचर्स इंटरेस्ट इज पेड ऑन डिबेंचर्स? कहीं लिखा है? तो अगर बिना इंटरेस्ट ऑन, भैया हेलो, क्या बोल रहा हूँ मैं अभी बताओ। आए, क्या बता रहा हूँ? किसके ऊपर? प्रेफरेंस शेयर के ऊपर इंटरेस्ट लगता है? भैया ध्यान दो इधर। क्या दिक्कत है? ऐसा क्या मतलब भारी काम हो रहा है? मेरे को नहीं समझ में आ रहा है।
ध्यान दो, ध्यान दो प्लीज। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स कहीं पे क्वेश्चन में लिखा है क्या पेड है? अगर आप बिना लिखे आ जाओ एग्जाम में तो मार्क्स कट जाएगा। अब रीजन आप लोग बताओ, पढ़ के आए हो ना, कैश फ्लो पढ़े हो ना? स्कूल में किस किस के स्कूल में कैश फ्लो हुआ है? नहीं हुआ है? हो गया है? बताओ भाई। हो गया है, हर 3 साल पहले हो गया है हमारे स्कूल में तो बोलेगा। हाँ भाई, हम तो स्कूल नहीं जाते, हमारा स्कूल ही नहीं है। बोलो। मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। अब आप लोग मेरे को जवाब दो, क्यों सर? लेकिन क्वेश्चन बोला ही नहीं है, क्यों देना पड़ेगा? क्यों देना पड़ेगा? नहीं बोला, क्यों देंगे? अच्छा, 12% डिवेंचर लिखा है बोल के। गलत आंसर। बोलो भाई, जवाब दे रहे हो क्या मुस्कान? ध्यान दो। अब इसमें लॉजिक का बात है, प्लीज ध्यान दो इसमें, इधर बात समझो कि आपको क्या कर रहा है, कंपनी क्या कर रहा है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को डिविडेंड दे रहा है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को डिविडेंड दे रहा है, तो भैया प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मालिक है, उसको जब डिविडेंड दे रहा है तो उससे पहले कौन खड़ा रहता है पैसा लेने के लिए? लेंडर्स, जो लोग पैसा दिए हैं वो लोग पहले पैसा लेने के लिए खड़े रहते हैं, तो उनको तो पेमेंट किए ही होंगे। ये अपने को मानकर चलना। अगर प्लीज, अगर इस क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और इक्विटी शेयर कैपिटल का इंटरेस्ट डिविडेंड के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं देता तो हम डिबेंचर्स के ऊपर भी इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करते। आप लोग बहुत तमाशा कर रहे हो, बिल्कुल मजाक से ले रहे हो। ये जो बात है ये आपको फिर बाद में मार्क्स कटेगा इसके। ठीक है, बात को समझो, क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भैया डिबेंचर्स जो है वो लोग लेंडर्स है, वो लोग को आपको पहले पैसा देना होता है। ठीक है, पहले उन लोगों को पैसा दोगे, ठीक है, उसके बाद टैक्स दोगे, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को दोगे, उसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल को पैसा दोगे। सीक्वेंस है एक। आपके क्वेश्चन में बोल रहा है इक्विटी शेयर कैपिटल वाले को भी पैसा दे रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर वाले को भी पैसा दे रहे हैं, इसका मतलब ये अज्यूम्ड है कि डिबेंचर वाले को भी हम पैसा पे कर रहे हैं, भले ही क्वेश्चन में ना लिखा हो। समझ में आ रहा है? ये बहुत ही है किन दोनों को? ये तो लिखा है भाई, डिविडेंड दे रहे हैं बोल के। अगर नहीं लिखा है, अब ये भी बात कर लेते हैं, अगर ये लाइन नहीं लिखा है, ठीक, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दे रहे हैं, अगर ये नहीं दे रहे हैं, ये नहीं लिखा है, तो आपको ये देखना है इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड दे रहे हो क्या? इक्विटी शेयर होल्डर को अगर आप डिविडेंड में डिविडेंड दे रहे हो, इसका मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि वो उसके पहले खड़ा है पैसा लेने के लिए। समझ में आ रहा है सभी को? ये आपका सीक्वेंस है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में इंटरिम डिविडेंड के बारे में कुछ नहीं बोलता, प्रेफरेंस के बारे में कुछ नहीं बोलता, तो हम डिबेंचर को भी पैसा नहीं देते इंटरेस्ट का। समझ में आ रहा है? ये है इसका लॉजिक। तो इसमें अपने को इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पे करना पड़ेगा। अब मुझे बताओ किसके ऊपर कैलकुलेट करोगे? 12% किसके ऊपर कैलकुलेट करोगे? 3 लाख या 4 लाख? 3 लाख? 4 लाख क्यों नहीं? 1 लाख कब उठा रहे हैं? साल के, साल के अंत में उठा रहे हैं, एंड ऑफ द ईयर, तो इसलिए उसको हम पैसा नहीं देंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, क्वेश्चन आपको आसान लगेगा ऐसा नहीं है। टाइमिंग्स और ये पूरा जो है लॉजिक का समझ है, कैश फ्लो में, कैश फ्लो बहुत ज्यादा ही, मतलब ये सब चीजें इसमें इन्वॉल्व रहेंगे। ठीक है, तो हल्के में मत लो। चैप्टर में कुछ दम नहीं है, सिर्फ प्लस माइनस करना है, लेकिन ये जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप होगा तभी आपसे बनेगा। ठीक है, चलिए बनाइए, स्टार्ट करिए। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर भी क्या है? इंटरेस्ट क्या है हमारे लिए? आउटफ्लो है। ये बात स्कूल में नहीं बताए? ऐसा कैसे हो सकता है नहीं बताए? नहीं बताया भाई? याद नहीं? सोते हो स्कूल में?